गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? अब तक जो हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना पड़े तो हम क्या करते थे? एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करते थे। मेंबर फंक्शन के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उतने ही लेते थे जितने कि हमारे पास डेटा मेंबर्स जिनको हमको इनिशियलाइज करना है। और सबसे पहले प्रोग्राम में हम उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए उस मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वैल्यूज़ यानी कि डेटा असाइन किया जाता था। यानी कि एक तरीके से this is a indirect way of assigning the values to the data members of the object by invoking the member function of the particular class जिसका कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। लेकिन C++ में एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, विच अनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज इटसेल्फ व्हेन इट इज क्रिएटेड। C++ में एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा जिसे हम कंस्ट्रक्टर के नाम से जानेंगे। और इसका काम क्या होगा? जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहला, तो स्वतः ही उस क्लास के डेटा मेंबर्स को ये मेंबर फंक्शन स्पेशल वैल्यूज असाइन कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अनदर मेंबर फंक्शन कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर दैट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। दूसरा काम एक दूसरे मेंबर फंक्शन के द्वारा होगा। यह भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसे हम डिस्ट्रक्टर जानेंगे। और इस डिस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट या हम उस ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाते हैं या हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसे रिक्लेम करने के लिए, उसे फ्री करवाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करने का काम, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ going into the details of the constructors, as you know it is a special member function जिसका टास्क है वो जिस क्लास का मेंबर फंक्शन है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते ही उसे इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अब आप कहेंगे साहब इसे स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों कहा जा रहा है? बात सिंपल सी है कि इसका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड whenever an object of its associated class is created
और कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होता है? जब हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट यानी कि इनिशियलाइज करता है। अब इसका आप एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में इट विल बी वेरी मच क्लियर। क्लास इंटीजर int m, n public integer void देखिए, इट इज वेरी सिंपल हियर। इंटीजर क्लास का नाम है। क्लास के दो डेटा मेंबर से m और n, और यहां पे अपन ने एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है इंटीजर। आप कहोगे रिटर्न टाइप क्यों नहीं लगाई? रिटर्न टाइप इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है और ये इसका नाम और क्लास का नाम सेम है। उसके बाद इस स्पेशल मेंबर फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर को अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया। कौन सी क्लास का है? इंटीजर क्लास का। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन का नाम इंटीजर, पैरेंथेसिस में वॉइड क्योंकि कुछ नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? अपनी ही क्लास के डेटा मेंबर m और n को इनिशियलाइज कर रहा है 0 0 से। ओके, यहां पे इंटीजर int1 जो अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, int1 के दो मेंबर, एक m और एक n, तो ऑटोमेटिकली ये मेंबर फंक्शन इन्वोक हो गया और इसके इन्वोक होते ही इसके m का मान 0 और n का मान भी 0 इनिशियलाइज हो गया। वैसे नॉर्मली इन्वोक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये साइलेंटली इन्वोक हो रहा है, यानी कि इट इज लाइक दिस इंटीजर डॉट int1 डॉट इंटीजर ऑब्जेक्ट के जरिए मेंबर फंक्शन को इन्वोक किया है और ये काम साइलेंटली हो गया। यहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दो चीजें हुई यहां पे। पहले तो int1 के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुआ और फिर इसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाया गया। अगर मान लीजिए स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं होता या गेट डेटा कोड लिखा होता तो अपन को क्या करना पड़ता? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नॉर्मल मेंबर फंक्शन का नाम, जो कि इसके मेंबर को वैल्यू असाइन करवाने का काम करेगा। A constructor that accepts no parameter is called default constructor। यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है जो कुछ नहीं लेता है, विदाउट पैरामीटर्स है,
इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्लास ए है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ये। If no such constructor is defined, then the compiler supplies a default constructor. अगर नहीं दिया गया होता है तो क्या किया जाता है? ऑटोमेटिकली कंपाइलर सप्लाई कर देता है। The constructor functions have some special characteristics. इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? नंबर 1, दे शुड बी डिक्लेयर इन दी पब्लिक सेक्शन। यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पब्लिक सेक्शन में डिफाइन होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। दूसरा, दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, अलग से इसे इन्वोक करने की आवश्यकता नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी रिटन टाइप। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको रिटन टाइप नहीं है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखी जाएगी। एंड दे कैनॉट रिटन वैल्यूज। इसलिए किसी भी सूरत में आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे, इसकी डेफिनेशन में रिटन स्टेटमेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी कोई रिटन टाइप होती ही नहीं है, वॉइड भी नहीं होती है, तो रिटन लिखना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ रिटन नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर एक क्लास किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट हो रही है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके दूसरी क्लास में ले जाया जा रहा है, तो पूरी क्लास जा सकती है लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं जाएगा। दो ए डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। हाँ, अगर इसको इनहेरिट करके हमने कोई एक डिराइव्ड क्लास बनाई है, तो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है जो कि इनहेरिट नहीं हुआ। इनहेरिट होगा ही नहीं, इसलिए उसको क्या कर सकता है? इन्वोक कर सकता है, कॉल कर सकता है। लाइक अदर C++ फंक्शन, दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि बताया था C++ में कि मेंबर फंक्शन के डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे स्पेशल मेंबर फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, यानी कि ये पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस। ऐसे फंक्शन के एड्रेसेस नहीं निकाले जाते, यानी कि आप इसका कोई पॉइंटर डिक्लेयर नहीं करेंगे। एन ऑब्जेक्ट विद ए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी यूज एज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर होगा या है, उसे हम किसी यूनियन का मेंबर नहीं बनाएंगे, यानी कि इट विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी यूनियन इफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन्स कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। दे मेक implicit calls to the operator new and delete when memory allocation is required. Yes, जब भी इनकी कॉलिंग होती है तो ये इम्प्लिसिट तरीके से क्या कर सकते हैं?
न्यू को और डिलीट को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू इज ए ऑपरेटर, डिलीट इज ए ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर से डायनेमिक तरीके से मेमोरी में स्पेस एलोकेट करवाया जाता है और डिलीट से डायनेमिक तरीके से मेमोरी में स्पेस को फ्री करवाया जाता है। तो चाहें तो ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इनका प्रयोग कर सकते हैं। रिमेंबर, व्हेन ए कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर फॉर ए क्लास, इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट्स बिकम्स मैंडेटरी। ये कहता है अगर आपने किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो ये कंपल्सरी हो जाता है कि उनके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया जाए। अब अभी अपन ने एग्जांपल देखा था जिसमें पैरामीटर नहीं था, इंटीजर पैरेंथेसिस में वॉइड। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं जिसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। C++ permits us to achieve this by passing arguments to the constructor function when the objects are created. The constructor that can take arguments are called parameterized constructor. अगर हम चाहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उस समय यूज़र की चॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज की जाए, तो हमें कंस्ट्रक्टर को कैसा लिखना पड़ेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। जैसे किसी एग्जांपल को ले, यहां वॉइड की जगह INT, यहाँ INT A, INT B, यहाँ A बराबर M बराबर A, N बराबर B, तो यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए? यहाँ पे दो तरीके हैं, इंटीजर INT1 पैरेंथेसिस में 10,20, दिस इज आवर इम्प्लिसिट कॉल। और दूसरा तरीका है इंटीजर INT1 बराबर इंटीजर पैरेंथेसिस में 10,20। ये हो गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ अपन ने दो पैरामीटर लिख दिए। जब इसे कॉल होगा वैल्यू मिलेंगी, पहली वैल्यू m को असाइन, दूसरी वैल्यू n को असाइन। अब यहाँ कॉल कैसे होगी? इंटीजर क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, पैरेंथेसिस में 10,20। ये इम्प्लिसिट कॉल हो गई, यानी कि पता ही नहीं पड़ा कॉल कब हो रही है। और यहाँ पे इंटीजर INT1 पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर इसको इन्वोक किया गया और वैल्यूज भेजी गई। दोनों तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और मनचाही वैल्यू डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा सकते हो। ये जो मेथड है हमारा शॉर्ट हैंड मेथड है, इट इज यूज्ड वेरी ऑफन, बार बार हम इसे यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड
we must provide appropriate arguments for the constructor। कहने की बात यहाँ पे ये है, समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिखे हैं तो निश्चित रूप से हमें 2 पैरामीटर भेजने भी पड़ेंगे, यानी कि इनका ऑर्डर और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वहाँ पे भी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर से मतलब पहला इंटीजर तो वो पहला इंटीजर होना चाहिए, दूसरा इंटीजर तो वो वाला भी दूसरा इंटीजर होना चाहिए। ये चीज़ हमें मैच करवानी पड़ेगी। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन ए क्लास। आप कहोगे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? कई बार हमारे पास 15-20 डेटा मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि भाई सभी को 0 असाइन हो जाए, या शुरू के 2 को असाइन हो, या 3 को असाइन हो, यानी कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने की बात कर सकते हैं। तो हमें उतने ही कंस्ट्रक्टर्स हमारे प्रोग्राम में लिखने पड़ेंगे, सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ, डबल आर्ग्यूमेंट के साथ, इस तरीके से हमें लिखने पड़ेंगे। तो कल की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।